बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नामक गांव में पंखुड़ी अपनी मां सावित्री के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। पंखुड़ी के पिता की कुछ समय पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से सावित्री सिलाई करके अपनी बेटी को पढ़ा रही थी और अपने घर का गुजारा कर रही थी। पंखुड़ी अभी 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। पंखुड़ी पढ़ाई में बहुत होशियार थी, हमेशा स्कूल में फर्स्ट आया करती थी। पूरे स्कूल में पंखुड़ी का बहुत नाम था। एक दिन अचानक सावित्री को बुखार आ जाता है, फिर भी सावित्री सिलाई कर रही थी। तभी पंखुड़ी सावित्री से कहती है, माँ, आपका बदन तो पूरा बुखार में तप रहा है, आपको आराम कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको आज सिलाई करनी चाहिए। नहीं बेटा, हम गरीबों की किस्मत में आराम कहाँ लिखा है। अगर मैं आराम करूँगी तो कपड़े नहीं सिल पाऊंगी और जो सिलाई करके पैसे मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। फिर मैं तुम्हारे स्कूल की फीस कहाँ से दूंगी और हम क्या खाएंगे बेटा। सिलाई करके ही तो हमारे घर का गुजारा चल रहा है। माँ, आपकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, मुझसे नहीं देखा जा रहा। मैं आपको रोज सिलाई करते हुए देखती हूँ, मुझे सिलाई करना आती है, इसलिए आप आराम कीजिए और मैं सिलाई करती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारी 10वीं की परीक्षा होने वाली है तो उसकी तैयारियां करो। मैं नहीं चाहती कि इस बार तुम्हारा रिजल्ट खराब आए। तुम्हारा स्कूल में बहुत नाम है और सिलाई करने की वजह से तुम अच्छे नंबर नहीं ला पाओगी। ठीक है बेटा, तुम रहने दो। माँ, अभी 10वीं की परीक्षा होने में बहुत समय है, आप चिंता ना करो। मैं पढ़ाई भी कर लूंगी और सिलाई भी। अब मेरी प्यारी माँ, दवाई खाकर आप आराम कीजिए, ठीक है। जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छे ही कर्म किए होंगे जो मुझे इतनी अच्छी बेटी मिली है। बेटा, जब तुम पैदा हुई थी ना, तो तुम्हारी दादी ने मुझे बहुत सुनाया था, लेकिन आज मुझे तुम पर गर्व है कि मुझे तुम जैसी बेटी मिली जो अपनी माँ का इतना ख्याल करती है। पंखुड़ी बेटा, सेठानी का लहंगा सिलना है, क्या तुम लहंगा बना पाओगी? माँ, कोशिश करती हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पंखुड़ी अपनी माँ को दवाई खिलाकर सुला देती है और खुद सिलाई करने बैठ जाती है। पंखुड़ी बहुत मेहनत करती है, बहुत कोशिश करती है लहंगा तैयार करने में, और पंखुड़ी इस कोशिश में कामयाब हो जाती है। पंखुड़ी बहुत सुंदर लहंगा बनाती है। अगले दिन सेठानी अपना लहंगा लेने आ जाती है और लहंगा देखकर कहती है, अरे वाह पंखुड़ी, तुम्हारी माँ ने तो बहुत ज्यादा सुंदर लहंगा तैयार किया है। मैंने तो ऐसा लहंगा सिर्फ अच्छे बुटीक पर ही देखा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सावित्री इतना अच्छा लहंगा तैयार कर सकती है। वाकई में बहुत अच्छा है। अरे नहीं नहीं सेठानी, यह लहंगा मैंने नहीं बल्कि मेरी प्यारी बिटिया पंखुड़ी ने बनाया है। वाकई में पंखुड़ी, तुम सिर्फ पढ़ाई में होशियार नहीं बल्कि सिलाई करने में भी बहुत होशियार हो। सेठानी अपने लहंगे के पैसे देकर अपना लहंगा लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पंखुड़ी के लहंगे की पूरे गांव में चर्चा होने लगती है। अब किसी की शादी हो चाहे एंगेजमेंट, सब अपने लहंगे पंखुड़ी के पास सिलवाने आया करते थे। पंखुड़ी दिन में स्कूल जाया करती थी और रात में लहंगे तैयार किया करती थी। सावित्री का बुखार सावित्री का पीछा नहीं छोड़ता। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया गया। तभी एक दिन सावित्री अपनी बेटी से कहती है, पंखुड़ी बेटा, दिन में पढ़ाई करती हो, रात में लहंगे तैयार करती हो और जो भी पैसे तुम कमाती हो सब मेरी दवाई में खर्च कर देती हो। मुझे तुमने गांव के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मेरी तबीयत फिर भी ठीक नहीं हुई। लगता है मेरा समय आ गया। कृपया करके माँ, ऐसी बातें मत करो। आपको पता है, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैंने तुम्हें गांव के अच्छे डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन मैं तुम्हें शहर लेकर जाऊंगी और वहाँ के अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। चाहे इसके लिए मुझे अपनी पढ़ाई क्यों ना छोड़नी पड़ जाए, लेकिन मैं दिन रात मेहनत करूंगी और आपको शहर के अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। आप चिंता ना करो, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। नहीं बेटा, शहर लेकर जाओ चाहे विदेश लेकर जाओ, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। मेरा समय आ गया है। अपना अच्छे से ख्याल रखना। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने मेरी बहुत सेवा की मेरी बच्ची।
इतना कहते ही सावित्री की मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर पंखुड़ी फूट फूट कर रोती है। माँ, पहले पिताजी चले गए, अब आप चले गए। आप दोनों इस तरह से मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं आप दोनों के बिना क्या करूँगी? माँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी, आपकी लोरियाँ, आपके हाथ का स्वादिष्ट खाना। माँ, आप मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चली गई माँ? ऐसा कहकर पंखुड़ी बहुत रोती है और उसके बाद अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। पंखुड़ी की माँ के जाने के बाद पंखुड़ी बिल्कुल उदास हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इन दिनों पंखुड़ी ने सिलाई नहीं की थी और उसके पास जो भी कुछ पैसे थे उसने अपनी माँ के इलाज कराने में खर्च कर दिए थे। अब उसके पास एक भी रुपया नहीं था। पंखुड़ी स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है 10वीं की परीक्षा देने के लिए पहले उसे फीस जमा करनी होगी, तभी वह परीक्षा दे पाएगी। देखो पंखुड़ी, तुम्हारी माँ के जाने का दुख हम सबको भी है, लेकिन किसी के चले जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती। तुम इतने दिनों से स्कूल भी नहीं आई और तुम हमारे स्कूल की अच्छी स्टूडेंट हो, इसलिए हम तुम्हें परीक्षा में बैठने की परमिशन तो देंगे, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें फीस जमा करनी होगी। जी जी प्रिंसिपल, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं फीस जमा कर दूंगी। ऐसा कहकर पंखुड़ी स्कूल से वापस आ जाती है। पंखुड़ी घर आकर सोचती है, हमारे गांव में न तो किसी की शादी हो रही है और ना ही कोई पार्टी। मुझसे लहंगे कोई क्यों बनवाएगा? लगता है मैं इस बार 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाऊंगी और घर में राशन भी बहुत कम बचा है। मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? माँ के जाने के बाद मेरे ऊपर ये कैसी मुसीबत आ पड़ी। पंखुड़ी ऐसा सोच ही रही थी, तभी पास के गांव की एक धनवान लड़की सुनैना पंखुड़ी के पास आती है और उससे कहती है, मैंने तुम्हारे लहंगे के बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम बहुत अच्छे लहंगे तैयार करती हो। मेरी 4 दिन बाद शादी है। मुझे मेरी शादी के लिए एक सुंदर सा लहंगा चाहिए। क्या तुम बना दोगी? और पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना। अगर मुझे लहंगा पसंद आया तो तुम्हें अच्छे पैसे मिल सकते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए सुनैना जी, मैं आपका लहंगा बहुत अच्छा तैयार करूंगी, लेकिन लहंगा बनाने के लिए मुझे कुछ एडवांस चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, मेरे खाने के लिए भी। सुनैना पंखुड़ी को एडवांस पैसे देकर चली जाती है। उसके बाद पंखुड़ी लहंगा तैयार करने में जुट जाती है। पंखुड़ी पढ़ाई करने के साथ साथ लहंगा भी तैयार करती है और कुछ ही दिनों में बहुत सुंदर लहंगा तैयार हो जाता है। पंखुड़ी बहुत ज्यादा खुश होती है, यह सोचकर कि जब लहंगे के पैसे मिलेंगे तो वह अपनी 10वीं की कक्षा की परीक्षा के लिए फीस जमा कर देगी। पंखुड़ी बहुत खुश थी, लेकिन अचानक एक हादसा होता है। पंखुड़ी किसी काम से बाहर चली गई थी, तभी उसकी झोपड़ी में आग लग जाती है। पंखुड़ी आकर देखती है तो उसकी झोपड़ी में जो सुनैना का लहंगा था वो भी जल चुका था। ये क्या अनर्थ हो गया? घर में तो सुनैना की शादी का लहंगा रखा था, वो भी जल गया। सुनैना की कल शादी है, मैं उसका लहंगा कैसे तैयार करूंगी? उसने मुझे अपना लहंगा बनाने के लिए एडवांस भी दिया था। अब मैं क्या करूं? ऐसा कहकर पंखुड़ी बहुत रोती है। तभी सुनैना अपनी शादी का लहंगा लेने आ जाती है। पंखुड़ी सुनैना को सब सच बताती है कि कैसे उसकी झोपड़ी में आग लगने से उसकी शादी का लहंगा जल गया, लेकिन सुनैना उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और उससे कहती है, पंखुड़ी, तुम्हें अच्छे से याद होगा कि तुमने मुझसे पूरे 20,000 रुपए एडवांस लिए थे। मुझे अच्छी तरह पता है तुमने अपनी झोपड़ी में खुद आग लगाई ताकि मुझसे झूठ बोल सको कि मेरा लहंगा उसमें जल गया, क्योंकि तुम तो जंगल से लकड़ी लाकर दोबारा से अपनी झोपड़ी बना लोगी। लेकिन 20,000 रुपए कहाँ से लेकर आती, क्योंकि तुम्हारे पास एक भी रुपया नहीं था। 20,000 रुपए देखकर तुम्हारे अंदर लालच आ गया। अब मैं तुमसे 20,000 के पूरे 2 लाख रुपए लूंगी। या तो मुझे लहंगा दो या फिर मुझे 2 लाख रुपए, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तुम जानती नहीं कि मैं किसकी बेटी हूँ। सुनैना की धमकी सुनकर पंखुड़ी घबरा जाती है। पंखुड़ी बहुत परेशान होती है कि वह सुनैना का लहंगा उसे कैसे दे। अगर लहंगा नहीं दिया तो 2 लाख रुपए कहाँ से लाकर देगी? उसके पास तो अपनी स्कूल की फीस जमा करने के लिए भी पैसे नहीं है। पंखुड़ी एक रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसे एक रास्ता दिखाई देता है, जिसे देखकर पंखुड़ी कहती है, मैं रोज इस रास्ते से गुजरती हूँ, लेकिन कभी मैंने ये रास्ता नहीं देखा। एक बार जाकर देखती हूँ कि आखिर रास्ता कहाँ जाता है।
पंखुड़ी उस रास्ते पर चलने के लिए जैसे ही कदम रखती है तभी सीढ़ियां बन जाती हैं। पंखुड़ी सीढ़ियों पर चलती रहती है और वह बादलों में पहुंच जाती है, जहां जाकर पंखुड़ी देखती है जादुई 2 लहंगे के घर। यह देखकर पंखुड़ी चौंक जाती है। तभी पंखुड़ी को जादुई दोनों लहंगों से आवाज आती है, पंखुड़ी तुम बिल्कुल सही रास्ते पर आई हो। मैं जादुई लहंगे का घर हूँ। अगर तुम मेरे अंदर प्रवेश करोगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, लेकिन तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। पंखुड़ी, मेरे अंदर प्रवेश करने से तुम्हें सिर्फ उतना ही मिलेगा जितनी तुम्हें जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन तुम उसे अपने साथ लेकर जा सकती हो। पंखुड़ी पहले तो बहुत सोचती है, लेकिन उसके बाद दोनों जादुई लहंगे के घर से कहती है, मुझे ज्यादा धन दौलत नहीं चाहिए। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया इंसान को मेहनत करते रहनी चाहिए, कभी लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए मुझे जितनी ज़रूरत है मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए मैं जादुई दूसरे लहंगे के घर में जाना चाहती हूँ। पंखुड़ी के इतना कहते ही पहले वाला जादुई लहंगे का घर गायब हो जाता है, क्योंकि वह सिर्फ एक धोखा था। पंखुड़ी जादुई दूसरे लहंगे के घर के अंदर जैसे ही जाती है तो उसे वहाँ बहुत सुंदर सुंदर लहंगे, हीरे मोती, सोना और बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिन्हें देखकर पंखुड़ी कहती है, जादुई दूसरे लहंगे के घर, आपने तो कहा था कि इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो इतना सब कुछ है। पंखुड़ी, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वह मायावी रास्ता बनाया जिसकी मदद से तुम यहाँ तक पहुँची। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, कहीं तुम लालची लड़की तो नहीं, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई। तुम इतनी परेशान थी, फिर भी तुमने धन दौलत नहीं चुनी, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मेरी परीक्षा में पास हो चुकी हो, इसलिए तुम यहाँ से जो कुछ भी लेकर जाना चाहती हो लेकर जा सकती हो। पंखुड़ी जादुई लहंगे के घर की बातें सुनकर खुश हो जाती है और वहाँ से बहुत सुंदर सुंदर लहंगे और बहुत सारी धन दौलत लेकर आती है। पंखुड़ी आने के बाद सुनैना के पास जाती है और उसे लहंगा देती है और उससे कहती है, सुनैना, ये लो तुम्हारा लहंगा। और हाँ, मैंने अपने घर में खुद आग नहीं लगाई थी। चंद रुपयों के लिए मैं अपने माता पिता की आखिरी निशानी को कभी नहीं जलाती। मेरे माता पिता की यादें थीं, लेकिन शायद तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हारे माता पिता हैं। यह दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसा कहकर पंखुड़ी वहां से आ जाती है और अपने स्कूल की फीस भी जमा कर देती है और 10वीं कक्षा की परीक्षा में बैठ जाती है। इस बार भी पंखुड़ी अपने स्कूल में फर्स्ट आती है। पंखुड़ी एक अपना बुटीक खोलती है और पढ़ाई के साथ साथ बुटीक चलाती है। इसी तरह खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में सुमित्रा अपने 3 बच्चों के साथ एक कच्चे मकान में रहा करती थी। कुछ समय पहले ही सुमित्रा के पति का निधन हो गया था, जिसकी वजह से तीनों बच्चों की जिम्मेदारी सुमित्रा के ऊपर आ चुकी थी। सुमित्रा अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए सिलाई किया करती थी। वह बहुत अच्छी सिलाई करती थी, लेकिन सुमित्रा को उसके हुनर के ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से कभी कभी तो उसे अपने बच्चों के साथ भूखा रहना पड़ जाया करता था। सुमित्रा की एक 17 वर्ष की बेटी थी दिव्या और एक 8 वर्ष की बेटी थी सुमन और एक 5 वर्ष का बेटा था रोहन। एक दिन सुमित्रा अपने हाथ के बहुत सुंदर सुंदर तैयार किए हुए कपड़े एक पोटली में बांधती है। तभी दिव्या अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं 1 हफ्ते से लगातार देख रही हूँ आप रात दिन सिलाई करती हैं और जो भी आपने कपड़े सिलकर तैयार किए हैं आप उन्हें बांधकर कहाँ लेकर जा रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करने वाली हैं? दिव्या, मेरी प्यारी बच्ची, मैं इन सभी कपड़ों को शहर लेकर जा रही हूँ। तुझे तो पता ही है कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन यह गांव वाले हैं कि मुझे ज्यादा पैसे देते ही नहीं हैं, इसलिए मैं शहर इन कपड़ों को बेचने जा रही हूँ। वहाँ इन कपड़ों की अच्छी कीमत मिल जाएगी। तुम देखना, अब जो तुम्हें 1 समय का खाना मिलता है ना, उसके बाद तुम्हें 2 समय का खाना मिलने लगेगा। दिव्या, तुम बड़ी हो, मेरे जाने के बाद अपने दोनों भाई बहन का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, मैं जल्दी कपड़े बेचकर वापस आ जाऊंगी और जब तक मैं वापस आऊंगी उतना राशन घर में रखा है।
ऐसा कहकर सुमित्रा अपने हाथ से बने हुए सभी कपड़ों की पोटली बांधकर और अपने बच्चों से विदा लेकर शहर के लिए निकल जाती है। शहर जाने के लिए रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसे नाव में बैठकर पार करनी पड़ती थी। सुमित्रा अपनी पोटली समेत नाव के अंदर बैठ जाती है, लेकिन तभी बहुत तेज तूफान आता है और वह नाव डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से सुमित्रा अपने कपड़ों की पोटली समेत नदी के अंदर बहकर कहीं गुम हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर पर दिव्या, सुमन और रोहन अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे थे और घर में जो भी कुछ राशन था वह भी खत्म हो गया था। तभी सुमन दिव्या से कहती है, दीदी पता नहीं माँ कहाँ गुम हो गई। 5 दिन के लिए कहकर गई थी और आज पूरे 10 दिन हो गए। उन्हें तो अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि घर में कितना कम राशन था। ये 10 दिन हमने किस तरह से गुजारे हैं हमें ही पता है। सुमन, यह माँ के बारे में तुम किस तरह से बातें कर रही हो? माँ मौज मस्ती के लिए तो शहर नहीं गई, वह हमारे अच्छे के लिए ही तो शहर गई है। पता नहीं कहीं माँ के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तुम रोहन का ख्याल रखना। मैं अभी आती हूँ। शहर को जाने वाले रास्ते पर पता कर आती हूँ आखिर बात क्या है। ऐसा कहकर दिव्या शहर को जाने वाले रास्ते यानी कि नदी के पास जाकर वहाँ के लोगों से मालूम करती है तो उससे एक औरत कहती है, बेटा कहीं तुम उस औरत के बारे में बात तो नहीं कर रही जिसने रेड साड़ी पहन रखी थी और हाथ में कपड़ों की पोटली थी? बेटा उसके साथ तो बहुत गलत हुआ। जैसे ही वह नाव में बैठी तभी बहुत तेज तूफान आ गया और नाव के साथ बहकर पता नहीं कहाँ चली गई। लगता है अब तुम्हारी माँ जिंदा नहीं रही। नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी माँ हमें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। वह तो शहर जा रही थी। माँ हमें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? अब हम उनके बिना कैसे रहेंगे? घर पर रोहन कितना छोटा है, वह माँ के बिना कैसे रहेगा? और घर में तो राशन भी नहीं है। अब हमारा पालन पोषण कैसा होगा? माँ अब तो हमारे अच्छे के लिए शहर जा रही थी, लेकिन हमारे साथ इतना बुरा कैसे हो गया? पहले पिताजी और अब आप। नहीं माँ, आप हमें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। आप जहाँ भी जल्दी से वापस आ जाइए माँ। वापस आ जाइए आप। वह औरत दिव्या को दिलासा देती है और दिव्या उदास होकर घर आ जाती है और घर आकर अपने छोटे भाई बहन को अपनी माँ की मौत के बारे में बता देती है। अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा रोते हैं। तभी दिव्या सुमन और रोहन से कहती है, सुमन और रोहन, हमारी किस्मत में जो भी लिखा था वह हमारे साथ हो चुका है। लिखे को कौन मिटा सकता है? तुम्हारी बड़ी बहन है ना तुम्हारे साथ। मुझे थोड़ी सिलाई करनी आती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बुटीक पर जाकर नौकरी करूंगी और वहां से जो भी कुछ पैसे मिलेंगे उससे मैं तुम दोनों का पालन पोषण करूंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मेरे प्यारे भाई बहन आज और पानी पीकर अपना गुजारा कर लो। और अगले दिन बुटीक पर जाती है। तभी बुटीक मालकिन कहती है, देखो पहले तुम्हें हमें लहंगा सिलकर दिखाना होगा कि तुम कैसे सिलाई कर लेती हो, उसी के बाद हम तुम्हें नौकरी दे पाएंगे। मालकिन के इतना कहते ही दिव्या सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और बहुत मेहनत और लगन से एक बहुत सुंदर लहंगा सिलकर तैयार करती है, जिसे देखकर बुटीक मालकिन दंग रह जाती हैं और वह तुरंत उसे नौकरी दे देती हैं और एडवांस पैसे भी। अब दिव्या अपने घर के लिए बहुत सारा राशन लेकर जाती है और शाम को स्वादिष्ट अपने दोनों भाई बहन के लिए खाना बनाकर देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। दिव्या बुटीक पर बहुत मेहनत से काम कर रही थी और पैसे कमा रही थी और अपने दोनों भाई बहन का पालन पोषण कर रही थी। अब दिव्या के घर के हालत पहले से थोड़े बेहतर हो जाते हैं। एक दिन बुटीक मालकिन दिव्या से कहती हैं, देखो दिव्या, हमारे बुटीक पर तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं। मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ और कल ही मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 50 लहंगों का और यह ऑर्डर मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। इसके तुम्हें अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। देखो दिव्या, तुम मुझे निराश मत करना। तुम तो जानती हो कि मेरी एक ब्रांच दूसरे गांव में भी है, मुझे वहां जाना पड़ रहा है। मेरे पीछे तुम ही इस बुटीक को संभालोगी और ये ऑर्डर भी पूरा करोगी, ठीक है? मालकिन जी, आप चिंता ना करो, मैं इस बुटीक को बिल्कुल अपना जैसा ही समझूंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और समय रहते ऑर्डर भी पूरा हो जाएगा।
बुटीक मालकिन दिव्या के ऊपर भरोसा करके उसके ऊपर बुटीक की सारी जिम्मेदारी छोड़कर दूसरे गांव चली जाती हैं। लेकिन बुटीक में एक लड़की थी काजल, जो हमेशा दिव्या से जलती थी, उसकी तरक्की से जल रही थी। तभी वह अपने साथ की एक लड़की से कहती है, अंजलि देखो तो, हम दोनों कितने समय से इस बुटीक पर काम कर रहे हैं। हमने अपनी आधी उम्र तो इसी बुटीक पर लगा दी, लेकिन मालकिन को हमारे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है और कल की आई लड़की को पूरी बुटीक की जिम्मेदारी दे दी और जो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है वो भी। इस तरह से तो ये हमसे कितने आगे बढ़ जाएगी। हमें इसे अभी रोकना चाहिए, वरना तो हमारा पत्ता साफ ही समझो। हाँ काजल, कहती तो तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन तुमसे ज्यादा चतुर और चालाक कौन हो सकता है। अब तुम ही कोई प्लान बनाओ कि तुम इस दिव्या की बच्ची को किस तरह से रास्ते से हटाती हो। इतनी आसानी से मैं इस रास्ते से नहीं हटाऊंगी। पहले इसे मेहनत करने दूंगी, उसके बाद इसकी सारी मेहनत पर ऐसे पानी फेरूंगी जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकती। ये हमारे रास्ते में आई है ना, और अपने दुश्मन को रास्ते से हटाना मुझे अच्छी तरीके से आता है। ऐसा कहकर काजल बहुत हंसती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी दिव्या बुटीक का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, रात दिन सिलाई करती है और समय रहते 50 लहंगे बनाकर तैयार कर देती है। तभी काजल सही समय आने पर 50 लहंगों समेत बुटीक के अंदर आग लगा देती है। जब बुटीक मालकिन आकर यह सब देखती है तो वह आग बबूला हो जाती है और वह दिव्या को जोर से थप्पड़ मारकर उससे कहती है, दिव्या, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुमने मेरा पूरा बुटीक जला दिया और इसके अंदर कितना महंगा महंगा सामान भी रखा था। तुमने कैसे जिम्मेदारी निभाई? पता नहीं मालकिन जी, यह सब कैसे हो गया। ये सब देखकर तो मैं भी बहुत हैरान हूँ। मालकिन जी आपके सामने ड्रामा कर रही है। आपको नहीं पता आपके पीछे हमसे ये आपकी कितनी बुराई करती थी। आपको बर्बाद करने के लिए ही तो इसने आपके बुटीक में आग लगाई है। दिव्या, मैं नहीं जानती कि तुमने मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाली है, लेकिन तुमने मेरे पूरे 20 लाख रुपए का नुकसान किया है। मुझे नहीं पता कि तुम 20 लाख रुपए कहां से लेकर आओगी, लेकिन मुझे 20 लाख रुपए तुरंत के तुरंत चाहिए। खुद को बेचो, अपने भाई बहन को बेचो, लेकिन मुझे मेरे पैसे ला कर दो, वरना सोच लेना तुम तीनों भाई बहन को मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी और कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अब मेरे सामने से दफा हो जाओ। दिव्या अपनी मालकिन के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसकी बात का भरोसा कोई नहीं करता और काजल और अंजलि यह सब देखकर बहुत हंस रही थी। वह जो करना चाहती थी उन्होंने कर दिया। दिव्या रोते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी और अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। माँ, आज आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। अगर मैं अकेली होती तो मैं जेल चली जाती, लेकिन मेरे छोटे भाई बहन, मैं उन्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकती। लेकिन अगर 20 लाख रुपए नहीं दिए तो मालकिन जी हम तीनों भाई बहन को जेल पहुंचा देंगी। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। इस तरह से दिव्या बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी वहाँ पर दिव्या की स्वर्गवासी माँ की आत्मा आती है और वह दिव्या से कहती है, बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, चाहे वह इस दुनिया से क्यों न चली जाए। मेरे जाने के बाद तुमने अपने छोटे भाई बहन का कितने अच्छे से ख्याल रखा। मुझे तुम पर गर्व है। तुम बहुत अच्छी बहन हो बेटा। मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी के 2 लहंगे देती हूँ। जादुई सोने के लहंगे से तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी और जादुई चांदी के लहंगे से तुम बुटीक की मालकिन को सच्चाई दिखाना कि बुटीक के अंदर क्या हुआ था। तुम बेगुनाह साबित हो जाओगी बेटा। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक माँ ही होती है जो मुसीबत में आए अपने बच्चों को निकाल सकती है। जादुई सोने और चांदी के लहंगे देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या अपनी माँ के जादुई सोने और चांदी के दोनों लहंगे अपने घर लेकर आ जाती है और अपने दोनों भाई बहन को उनके बारे में बताती है। तभी रोहन कहता है, देखा सुमन दीदी, माँ हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी किस तरह से मदद की। अगर माँ हमें जादुई सोने और चांदी के 2 लहंगे नहीं देती तो आज हम जेल में होते। दिव्या दीदी, आप जल्दी से जाइए और जादुई चांदी के लहंगे की मदद से अपनी मालकिन को सच्चाई दिखाइए। रोहन के इतना कहते ही दिव्या अपनी मालकिन के पास जाती है और वहाँ जाकर उनसे कहती है, मालकिन जी, आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। मैंने मेहनत नहीं की, मैंने ऑर्डर पूरा नहीं किया था। आज आपको सच्चाई का पता चल जाएगा कि आपके बुटीक में आग किसने लगाई और मेरी मेहनत को किसने बर्बाद करना चाहा। यह कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये जादुई चांदी का लहंगा है। इसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि जब हम दोनों यहाँ पर नहीं थे तो यहाँ पर क्या हुआ था।
ऐसा कहकर दिव्या जादुई चांदी के लहंगे से कहती है, माँ के जादुई लहंगे, एक हफ्ते पहले यहाँ पर जो भी हुआ मालकिन जी को वह सब कुछ नजर आना चाहिए। दिव्या के इतना कहते ही जादुई चांदी का लहंगा बुटीक मालकिन को सब दिखाता है कि किस तरह से काजल बुटीक के अंदर आग लगा रही है और उसने किस तरह से दिव्या की मेहनत के बने हुए 50 लहंगे बुरी तरीके से जलाए थे। यह सब देखकर बुटीक मालकिन चौंक जाती हैं और वह दिव्या से माफी मांगती हैं और पुलिस को लेकर काजल के घर जाती हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देती हैं। काजल को उसके केस की सजा अच्छी तरह मिल जाती है। इस तरह से दिव्या अपनी माँ के दिए हुए जादुई सोने और चांदी के लहंगे की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।